नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बीएसएससी के शिक्षण अभिरुचि जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उनके बारे में हम बात करेंगे। टॉप क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए लेकर के प्रस्तुत हो चुका हूं, तो आप मान के चलिए कि अब इनसे बाहर क्वेश्चन जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक को डिस्कस किया। उस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद आपके जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं उनको भी मैंने इसमें सम्मिलित किया, और जिनकी संभावनाएँ हैं उनको भी मैंने इसमें जो ये सीरीज़ बनाई है मैंने इसमें सम्मिलित किया है। मतलब आपको किसी भी तरीके से प्रश्न जो है वो छूटते हुए दिखेंगे नहीं है। ठीक है, आप पढ़ के चलिए। आप यदि हमारी सारी क्लासें पढ़ेंगे ना तो फिर आपको एग्जाम में लगेगा कि भाई साहब वहाँ से क्वेश्चन बैठे हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हम पढ़ते हैं। और पहला प्रश्न था, पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक बार अपन थोड़े कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे। यदि कोई बालक सीख रहा है तो उसकी पहचान आपको करनी है, क्योंकि आप टीचर हैं और टीचर होने के नाते आपको उसकी पहचान करनी है कि किस आधार पर, ऑप्शन के आधार पर करनी है। ठीक है, आपने खुद के आधार पर नहीं। बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड जो शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न होते हैं दोस्तों, वो अपने ऊपर लेके नहीं करना है। ठीक है, आप ऑप्शन के आधार पर जवाब देना है। ठीक है, अपनी उसमें दिमाग नहीं लगाना, फालतू का नहीं लगाना। लगाना तो है भाई साहब, दिमाग नहीं लगा क्वेश्चन कैसे करोगे। लगाना है लेकिन फालतू का नहीं लगाना है, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो छूटेंगे नहीं और उनके पूरे वैसे पूरे जो क्वेश्चंस के जवाब है वो दे पाएंगे और अधिक से अधिक नंबर ला पाएंगे। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपका आंसर बताइए कि बालक के सीखने की जो पहचान है वो आप कैसे करेंगे। उसका अक्षर ज्ञान देखकर करेंगे, या उसके व्यवहार में परिवर्तन देखकर करेंगे, या उसके प्रश्न उत्तर सुन करके करेंगे, या उसकी लिखित परीक्षा लेकर के आप करेंगे। तो दोस्तों जो परिवर्तन है वो देखा जाएगा उसके व्यवहार में। ठीक है, यदि उसके व्यवहार में बोलने का तरीका यदि अच्छा डेवलप हो रहा है उसका, या फिर पढ़ने में वो आदमी तेज़ हो रहा है, लिखने में भी अपनी राइटिंग वगैरह सुधार रहा है, कुल मिला के उसका जो व्यवहार है ना, यदि वो चेंजिंग लगता है आपको, तो आप मान के चलिए कि उसके व्यवहार में परिवर्तन लग रहा है, तो आप मान के चलिए वो सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, व्याख्या भी मैंने आपको दे दी है, ताकि आप जब हमारे पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाइए। टेलीग्राम पे भी आप डाउनलोड करेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे आपको ढूंढना बहुत पड़ेगा। तो मैंने सबसे सरल तरीका जो वहाँ पर रखा है वो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एसके स्टडी एकेडमी के प्ले स्टोर ऐप का। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करिए, और नोट्स वाला जो ऑप्शन बना रखिए अलग से मैंने फोल्डर बना रखा है, उसमें आप जाएंगे तो आप इस पीडीएफ को जो है वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, और गैलरी में आ जाएगी, जिससे आप इसको पढ़ने में आपको सरल बन जाएगी और वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आंसर भी दे रखे हैं, तो जाइएगा आंसर भी पढ़िएगा। तो समायोजन की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो क्या है। स्थिर, गतिशील, मानसिक या स्थानापन्न। तो जल्दी से आंसर बता सकते हैं कि समायोजना की जो प्रक्रिया है, योजन की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो वो आपकी हो जाएगी दोस्तों मानसिक प्रकार की है। ठीक है, सी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। मानसिक प्रकार के समायोजन जो प्रक्रिया है वो मानसिक प्रकार की होने वाली है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। ये जूम क्या हो रहा है। हाँ, अगला प्रश्न देखा जाए कि शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह रहता है। शिक्षक जो होता है वो मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। अभिभावकों के प्रति, प्राचार्य के प्रति, शासन के प्रति, या समाज एवं छात्रों के प्रति। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षक जो होता है मुख्य रूप से अपना जवाब जो देता है, या अपना जो कार्य कर करके जो उसका परिणाम निकलता है ना, वो किसके लिए होता है, समाज एवं छात्रों के प्रति होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। कैसे होगा, क्योंकि समाज, देखो छात्र डेवलप होगा, समाज डेवलप होगा, समाज से गांव वगैरह, आप शहर, पूरा राज्य, और फिर अपना देश। इस तरीके से क्रम वाइज चलता है। वो आपको मैं अगले वीडियो में पूरी तरीके से शिक्षण अभिरुचियों की जो विषय हैं उनको नोट्स के आधार पर भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा यदि समय मिला तो। पर इस सीरीज़ को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्वेश्चन सीरीज़ तो आपको भी साफ पढ़नी ही पड़ेगी। इससे आपके ना सबसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम से पहले महीना या 2 महीने बचे, उससे पहले आपको क्वेश्चन सोल्व करो बस। नोट्स तो आपने पहले पढ़ चुके होंगे, या फिर नोट्स का भी आप रखो, अभी भी बाकी हो किसी के, तो शाम शाम को नोट्स पढ़ो, लेकिन जितना हो सके ना उतने क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है ना। टेस्ट सीरीज़ आ जाएगी अभी बीएसएससी की, पीटीईटी की, वो आप फ्री में हम दे देंगे, आप अटेंड करो उनको बस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग में फलस्वरूप शिक्षक का कक्षा कार्य क्या है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए, ठीक है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो अपने अभी आईटी के कार्य चलने लग गए हैं, उनके फलस्वरूप शिक्षक जो काम कर रहा है वो उसके कक्षा कार्य को दे रहा है, वो किस तरीके का सरल हो रहा है, कठिन हो रहा है, या किस तरीके का उसको डाइवर्ट हो रहा है। तो वो देखिए वैज्ञानिक तरीके का हो गया है, वैज्ञानिक तरीके का हो गया है, सरल हो गया है, कठिन हो गया है, या बढ़ गया है। तो देखिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी यदि शिक्षा के क्षेत्र में आएगी, जैसे डिजिटल पैनल हो गए, आपके शिक्षक वगैरह कंप्यूटर के आधार पर आपको पढ़ाने लग गए हैं, तो क्या डेवलप हुआ, वैज्ञानिक तरीका डेवलप हुआ है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा वैज्ञानिक तरीका।
ठीक है। वैज्ञानिक के आधार पर, वैज्ञानिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, समझ में भी आपको ज़्यादा आएगा। देखिए अपन कोई भी पिक्चर देखते हैं ना, तो यूं की यूँ अपने दिमाग में छप जाती है। देखिए लिखी हुई पिक्चर को आप पढ़ो, कभी याद होगी? कभी नहीं होती है। ऐसा कैसा पढ़ाई भी है दोस्तों, पढ़ाई आपको नहीं होती यदि आपको किताब बैठा के आपको पढ़ने के लिए बोल जाए किताब लेके बैठो, नहीं होगी। यदि आप यही वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख लोगे, आप कहीं पर भी देख लोगे, तो आपको उससे बेटर याद हो जाएगा। कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सीसीई में कुल कितने समेटिव असेसमेंट हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रावधान कितना है? 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है। सीसीई में कुल कितने समेटिव असेसमेंट किए जाने का प्रावधान है दोस्तों? तो वो आपका होगा 2 का, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। 2 का जो है वो प्रावधान किए गए हैं। चलिए, वो तो आपको रटने ही पड़ेंगे, इसलिए समझाना जैसा कुछ है नहीं, और मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ। बहुत कम प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, बल्कि कंफ्यूज अपने नहीं होना है। प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मॉडलिंग से है, अनुकरण से है, अभिसारी चिंतन से है, या अपसारी चिंतन से है? प्रयास कीजिए आंसर देने का आप भी। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है दोस्तों? तो वो आपकी होगी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है, अपसारी से है, अपसारी चिंतन से संबंधित है। चलिए, अगला प्रश्न इसी क्रम में देखा जाए। भाषा किसका माध्यम है? भाषा जो है दोस्तों वो किसका माध्यम है? चलिए, वैचारिक स्तर का जो है वो माध्यम है, या सहज अभिव्यक्ति का है, या पारस्परिक अच्छे संबंधों का है, या फिर आपके सामाजिक आदान प्रदान का है? तो जल्दी से प्रयास कीजिए, क्या आंसर होगा? भाषा किसका माध्यम है? तो वो आपका जो माध्यम है ना दोस्तों, भाषा, वो आपका होगा सहज अभिव्यक्ति का। बी ऑप्शन राइट आंसर। भाषा किसका माध्यम? सहज अभिव्यक्ति, अर्थात सहज का अर्थ होता है सरल, अभिव्यक्ति यानी वार्तालाप, बातचीत। तो आपका जो बातचीत करने का सरल तरीका क्या है? भाषा ही तो है। भाषा के आधार पर ही तो आप बोल रहे हो। हिंदी है तो हिंदी में आप बात करोगे तो सामने वाला समझेगा ना। यदि आप वो आए करोगे थोड़ी समझ में आएगा उसको। बस ऐसा ही तरीका होता है। अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार क्या है? अधिगम अर्थात सीखना, उसकी सरलता का प्रमुख आधार क्या होगा? प्रशंसा करें तो होगा, नेतृत्व करेंगे तो होगा, पुरस्कार देंगे तो होगा, या लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा के आधार पर होगा? सीखना अर्थात अधिगम की जो सफलता है ना, उसका प्रमुख आधार क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, इसका आधार होगा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा रखना। अधिगम सफलता का प्रमुख आधार है, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। यदि आप इच्छा रखते हैं कि मुझे बीएससी में लगना है, बीएससी के बाद मुझे टीचर का एग्ज़ाम देना है, रीट वगैरह एग्ज़ाम देना है, और उसके बाद मुझे किसी भी परिस्थिति में शिक्षक की नौकरी हासिल करनी है और अपना पीढ़ी दर पीढ़ी को जो है वो सुधारना है, तो अधिगम अर्थात सीखने के आधार पर आप तैयारी करेंगे एसटीसी की, उसके बाद आप शिक्षक बनेंगे, उसके बाद जाकर के आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपकी जो जो इच्छाएं हैं वो सारी पूरी होगी। तो लक्ष्य प्राप्ति की जो उत्कृष्ट इच्छा है वो अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है। चलिए, इसी क्रम में आगे बढ़ें। प्रश्न आता है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण, 100% महत्वपूर्ण लगा दीजिए इसको आप। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है, किसकी पुस्तक है? BF स्किनर, रॉबर्ट M गेने, या डेविड आसुबेल, या थॉर्नडाइक? जल्दी से आंसर बताइए। द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है दोस्तों वो किसकी है? तो ये पुस्तक जो है दोस्तों रॉबर्ट M गेने की है। बी ऑप्शन राइट आंसर, बी। चलिए, ये तो रटने ही पड़ेंगे, इसलिए कुछ समझाने से है नहीं। चलिए, अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधित गुण है। एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व जो है वो संबंधित गुण क्या है? उच्च नैतिक चरित्र, छात्रों से प्रेम करना, शारीरिक और मानसिक स्वच्छताएं रखना, आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना। क्या आंसर होगा इसका? एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधित गुण क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा उच्च नैतिक चरित्र। इसके आधार पर ही तो शिक्षक अपना कार्य करेगा। अध्यापन यदि उसके नैतिक उसका चरित्र अच्छा है और उच्च श्रेणी का है, उत्तम है, तो मान के चलिए कि विद्यार्थियों को अच्छा ही ज्ञान देगा। मान के चलिए ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगा। मान के चलिए कि उत्तम तरीके से उत्तम व्यक्तित्व बनाएगा अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, और भविष्य में अपना नाम रोशन करेगा। बस यही तो होता है। और लोग आरक्षण दे देते हैं इस क्षेत्र में भी, और जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो टीचर बने हुए। यही तो विडंबना है वैसा। प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है। प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है। किसकी? अनुशासन की, शरीर की, सामाजिक प्रेरणा की, या उपयुक्त सभी की?
तो प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है। किस क्षेत्र की? देखिए, ऑप्शन ए आता है अनुशासन का, शरीर का, सामाजिक प्रेरणा का, या उपयुक्त सभी का। तो डी ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त सभी का। क्योंकि देखिए, प्रशंसा और निंदा ये दोनों ऐसी प्रेरणाएं ना बालक में किसकी वृद्धि करती है? अनुशासन की करती है। यदि उसको आप निंदा करोगे ना तो वो चाहेगा यार मेरी कोई निंदा नहीं करे, मैं अच्छा कार्य करके प्रशंसा लेना चाहूँ, तो वो अपने अनुशासन को सुधारेगा। दूसरा आता है कि यदि निंदा कर रहे हैं, उसके शरीर की निंदा की जा रही है, यदि उसको बोला जा रहा है तुम थोड़ा ढंग से रहो, एकदम प्रातःकाल ईश्वर का पाठ करो, माला जाप करो और उसके बाद आप पढ़ने बैठो, शरीर की प्रशंसा की जाएगी, निंदा की गई है अगर, तो वो प्रशंसा पाने के लिए उसको वैसा अनुशासन रखेगा वो, ठीक है ना। चलिए, सामाजिक प्रेरणा की बात करें तो उसको प्रेरणा मिलेगी, उसकी प्रशंसा की जाएगी। यदि उसके नंबर कम बने तो उसकी निंदा ज़रूर होगी, मान के चलिए उसकी निंदा होगी, और निंदा यदि हुई तो प्रशंसा पाने के लिए वो अपने अनुशासन में भी आएगा, सामाजिक प्रेरणा प्राप्त करने के लिए वो अच्छा पढ़ाई भी करेगा, अच्छे नंबर भी लाएगा, और गांव में उसको सम्मानित भी किया जाएगा। चाहे गणेश चतुर्थी पर किया जाए, चाहे आपके छोटे बड़े जो आपके 15 अगस्त का हो गया, 26 जनवरी हो गया, कभी भी आपको यदि सम्मानित किया जा रहा है तो बहुत ही गर्व का विषय होगा, और वो प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अपनी पढ़ाई को जो है वो निरंतर बढ़ाता रहेगा। ये तरीके होते हैं बच्चों को किस तरीके से अभिप्रेरित किया जाए, ये तरीके होते हैं किसके हाथ में? शिक्षक के हाथ में, एक उत्कृष्ट शिक्षक के हाथ में। ये जो तरीके होते हैं वो यदि आप अपनाता है शिक्षक, तो मान के चलिए भाई साहब अच्छे से अच्छा अपना समाज का नाम रोशन करते हैं और परिवार का नाम रोशन करते हैं। यही तरीका होता है शिक्षक का। चलिए, प्रश्न आता है, एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोग जो हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? सहानुभूतिपूर्ण होगा, या भेदभावपूर्ण होगा, या सुधारक के रूप में होगा, या समानता का होगा? जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयास आप भी कर सकते हैं। देखिए, एक शिक्षक है और वो असामाजिक लोग जो उसको आकर के फालतू की बातें बता रहे हैं, गांव में ये नहीं ये होना चाहिए, स्वच्छता क्यों ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, बच्चों की छुट्टियों भी रखो, बच्चों को पढ़ाई हुई मत तुम, बच्चों को आधे छुट्टी में छुट्टी क्यों देते हो, ये बहुत सारे असामाजिक तत्व जो लोग होते हैं, ये आपको आपके व्यवहार से उनको आपको किस तरीके से हैंडल करना है वो इस आधार पर आपको करना है। सहानुभूतिपूर्ण नहीं करना है, भेदभावपूर्ण भी नहीं करना है। पैसे वाला कोई अध्यापक को आकर के बोल रहा है, भाई साहब मेरे बच्चे को आपने डांट कैसे दिया? भाई साहब भेदभाव करो ही क्यों मत, तो अमीर है तो तेरे घर का है भाई साहब, विद्यालय में तो नहीं है। तो उसको सहानुभूति भी नहीं देनी है, न ही उसको भेदभाव रखना है, न ही उसको समानता देनी है। क्या रखना है? सुधारक का भाव देना है भाई साहब, कि आप सुधरो, इस क्षेत्र में आप सुधरोगे ताकि आप अपने बच्चे को सुधारोगे, आपके समाज को सुधारोगे, आपके आने वाली पीढ़ी को सुधारोगे। ये तरीका होता है। तो एक सुधारक के रूप में कार्य करना चाहिए, किसको? शिक्षक को करना चाहिए। ठीक है भाई साहब। चलिए, अगला प्रश्न इसी कड़ी में। चलो, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो इसी तरीके से और लर्निंग के अच्छे तरीके से हम पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद साथियों।